Everyone, today I'll discuss about equations of motion by calculus method. This one calculus method means differentiation as well as integration. तो ये दोनों जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है दोनों को एक्चुअली मैथमेटिक्स में क्लास 12 के सिलेबस में है, बट हम लोग को यहाँ पे कुछ फार्मूला को जानना है इसका और उसी फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करना है। और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों कैलकुलस के अंदर आता है। ठीक है, जिस तरीके से अलजेब्रा होता है उसी टाइप से कैलकुलस भी होता है, तो उसके अंदर हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों आता है। तो हम लोग कुछ फार्मूला पहले भी डिफरेंशिएशन का सीख चुके हैं इतना, अब हम लोग इंटीग्रेशन देखेंगे। तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, जस्ट रिवर्स उल्टा होता है। देखो किस तरीके से, यहाँ पे जैसे देख सकते हो आप x टू द पावर n का हम जब डिफरेंशिएशन करें तो इसके साथ क्या करते हैं कि इसका पावर जो होता है उसका कोफिशिएंट में सबसे पहले लगाते हैं और उसके पावर के साथ क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये दिस वन साइन इज द इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, तो ये x के रिस्पेक्ट में dx आपको लगाना पड़ता है यहाँ पे, जिसका इंटीग्रेशन आप निकालते हो तो यहाँ पे यदि t के फंक्शन में होगा तो यहाँ पे dt लगाना पड़ेगा, यदि x के फंक्शन में तो यहाँ पे dx लगाना है। ठीक है, तो dx हर जगह पे लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसी का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, xn का ही इंटीग्रेशन यहाँ भी कर रहे हैं xn का। तो xn का इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे पावर में माइनस कर रहे थे तो यहाँ पे पावर में आपको क्या करना है, प्लस करना है। यहाँ पे जो पावर कॉफिशिएंट में लगाते थे इसका स्टार्टिंग में कॉफिशिएंट में, यहाँ पे क्या करना है कि पावर में एक ऐड करने के बाद उसी के पावर से डिवाइड कर देना है आपको यहाँ पे। तो इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इसका यदि हम एग्जाम्पल की लें तो डिफरेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं कि x टू द पावर 5 है, यदि डिवाइड बाई dx मतलब x के फंक्शन में है तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या आएगा, x और ये 5 है कॉफिशिएंट में तो सबसे पहले कॉफिशिएंट लगा दिए 5 कॉफिशिएंट में और पावर में एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5x टू द पावर 4 दिस वन। ये रिजल्ट आ गया आपका डिफरेंशिएशन का। बट यही चीज़ इंटीग्रेशन करना हो इसी का x टू द पावर 5 dx, ये चीज़ है इंटीग्रेशन का पूरा सिंबल। आपका जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा क्या करना पड़ेगा, इसमें पावर में ऐड करना पड़ेगा आपको, एक 1 ऐड कर दिए और जो पावर ऐड करने के बाद आया उसी से क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है दिस वन। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे x टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 दिस वन। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन करने का फर्स्ट वन फार्मूला। तो ये तरीका हो गया। सेकेंड वन है हमारा यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट है और उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके फंक्शन में, टी के फंक्शन में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग तो जिसके उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर में टाइम तो दिख नहीं रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। और हम लोग ये पहले भी रीड कर चुके हैं। तो यहाँ पे यदि इसी कांस्टेंट का हम यदि इंटीग्रेशन करना चाहें तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी डी एक्स, ये x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में ही कर दो, नो प्रॉब्लम। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है कि कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले हम लोग बाहर कर देते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को यदि बाहर कर देंगे तो सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा ओनली। और ऐसा फॉर्म जहाँ पे आपको दिखे डायरेक्ट आप क्या कर दो, x लिख दो, dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट x होता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हमारा c बाहर था वो मल्टीपल में और dx का इंटीग्रेशन क्या आ गया, cx। मतलब और भी यदि हो इस तरह से dy हो तो इसका इंटीग्रेशन y आएगा ओनली, और यदि इंटीग्रेशन ऑफ dz हो तो आपका आंसर इंटीग्रेशन में क्या आएगा, ओनली z। तो इस तरीके से आपका होता है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारा है साइन थीटा। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है हमारा, कॉस थीटा। देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके से। आप देखो, ये देखो इसको, इसके लिए इस जगह पे, इसके लिए इस जगह पे देखना है। डिफरेंशिएशन साइन थीटा का यदि हम करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, कॉस थीटा। ठीक है, और यदि कॉस का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ इस टाइप से करेंगे, कॉस डी थीटा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। डी थीटा आपको लगाना पड़ता है क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसी के रिस्पेक्ट में आपको लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो साइन का कॉस हो रहा है तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, साइन, जस्ट उल्टा। उसी तरीके से कॉस थीटा का आता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा, देखो ये माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस को भी इधर किनारे करो, साइन थीटा का यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा आ रहा है क्योंकि ये माइनस है तो इसलिए आप यहाँ पे भी रिजल्ट आपका क्या आ रहा है, माइनस। तो जस्ट अपोजिट आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, साइन का कॉस आता है डिफरेंशिएशन में तो इंटीग्रेशन में कॉस का साइन आता है। इसमें कॉस का साइन आ रहा है डिफरेंशिएशन में तो इंटीग्रेशन में क्या आता है, कॉस का साइन का कॉस आता है, जस्ट रिवर्स है हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट वन हमारा डिफरेंशिएशन क्या है, ई एक्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि जो एक्सपोनेंशियल में है जैसे ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज रहता है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी एज इट इज रहता है, इंटीग्रेशन में भी कोई चेंजेस नहीं होता हमारा। ठीक है, उसके बाद लॉग एक्स, लॉगरिथम हम लोग को पढ़ना होता है। तो लॉगरिथम में
log x, तो उसका आता है इंटीग्रेशन हमारा 1/x, और यदि इसी 1/x का इंटीग्रेशन करें तो log x देता है, जस्ट अपोजिट, इसका आंसर उल्टा जस्ट रिवर्स। तो 1/x dx उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या गया log x। तो आपको इतना सारा फॉर्मूला आपको रट लेना पड़ेगा, या माइंड में आपको एक तरीके से इसको रख लेना है, आपको किसी भी तरीके से आपको माइंड में इसको सेट करना है, और आप इसको यूज करते रहोगे तो फिजिक्स में बहुत जगह पे आएगा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो आपको यूज करते करते माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रट्टा ही मारना पड़ेगा इसको, ये सब फार्मूला आपको माइंड में सेट ही करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और अब देखते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, सो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब है इसमें आपका लिमिट रहेगा। तो लिमिट किस तरीके से रहेगा वो देखो, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जैसे हमको एक्स एन का ही करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने का तरीका तो हम बता चुके हैं आपको कि एक्स टू द पावर क्या करना है, 1 ऐड करना है और उसी पावर को डिवाइड कर देना है। ठीक है, इतना। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इसका लिमिट है 1 से 2 तक। यदि ये बोला जाए कि इसका डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स जो है सो डिस्प्लेसमेंट है और एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 1 से 2, मतलब 1 मीटर से 2 मीटर तक इसका डिस्प्लेसमेंट का लिमिट है, 1 से 2, 1 से 2 तक इसका लिमिट है। तो ऐसे कंडीशन में आपको लिमिट लगाना होता है। लिमिट किस तरीके से, इसका सबसे पहले इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ रहा है, एक्स टू द पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, और इस स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से लगा करके यहाँ पे आपको दिखा देना है लिमिट को 1 से 2 तक, इस तरीके से। अब इस लिमिट को आपको पुट करना है किस जगह पे, ये जो लिमिट है 1 और 2 वो x का लिमिट है, मतलब इसका लिमिट है, तो इसकी जगह पे सबसे पहले आपको हायर लिमिट पुट करना है, उसके बाद लोअर लिमिट पुट करना होता है। मतलब जो ऊपर में उसको हायर लिमिट बोला जाता है और नीचे जो है उसको बोलता है लोअर लिमिट बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट हायर लिमिट, आफ्टर दैट लोअर लिमिट, और बीच में माइनस साइन होना चाहिए। तो ये तरीका है, देखो 2 है तो 2 यहाँ पे पुट करेंगे, तो 2 टू द पावर क्या आएगा n+1, और नीचे क्या है n+1, तो n+1 पुट कर दिए। फिर ये अब नीचे वाला करना है, बीच में सबसे पहले माइनस साइन और इसको पुट करना है, तो 1 x की जगह पुट होगा टू द पावर n+1 डिवाइड बाय दिस वन, मतलब 1 क्या बोलते हैं n+1 को यदि हम कॉमन ले लें तो कुछ हमारा रिजल्ट आएगा 2 टू द पावर n+1 माइनस 1 टू द पावर n+1। मतलब इसका एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मान लो यहाँ पे लिमिट वही 1 से 2 तक है, और यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि x टू द पावर 4 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करो, ये चीज़। तो इंटीग्रेशन इसका यदि करना है तो आपका इसका इंटीग्रेशन सबसे पहले हम लोग करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा इसका रिजल्ट क्या आएगा, x टू द पावर 4, मतलब यहाँ पे इसका आएगा x टू द पावर 4 + 1 डिवाइड बाई 4 + 1 दिस वन, और इसका लिमिट क्या होगा 1 से 2 तक दिस वन लिमिट। तो ये कितना रिजल्ट आ गया आपका, x टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5, ये आया, और इसका लिमिट क्या है 1 से 2 तक। अब x की जगह वैल्यू पुट करना है आपको, तो x की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम, तो क्या आएगा इसका 2 टू द पावर, x का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करेंगे, 2 टू द पावर 5 डिवाइड बाई 5 माइनस, फिर इसको 1 को पुट करना, 1 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 दिस वन। ये चीज़ हो गया पुट करने का तरीका। अब ब्रैकेट चाहो तो लगा सकते हो। तो उसके बाद आप देख सकते हो कितना 2 टू द पावर 5 कितना आएगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमको, 2 को 5 टाइम्स, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 4 4 16 कितना आ जाएगा 16 32, तो ये आ गया 32 डिवाइड बाई 5 माइनस ये आएगा 1 डिवाइड बाई 5 इतना। अब 1/5 को आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पे, तो 1/5 दोनों से कॉमन आएगा तो कितना हो जाएगा 32 माइनस 1 दिस वन, ये आपका कितना आ जाएगा 31, मतलब 1/5 इंटू 31। आप इसको कैलकुलेट करो जो भी आएगा, मतलब कितना आंसर आएगा 31 डिवाइड बाई 5, इसको कैलकुलेट करो जो भी रिजल्ट आपका आता है 6 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये रिजल्ट आपका इस तरीके से कैलकुलेट होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लिमिट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको लिमिट पुट करना है। अब यदि वहाँ पे साइन थीटा रहे, कॉस थीटा रहे, तो उसके जगह पे थीटा का वैल्यू आपको पुट करना होगा, क्योंकि थीटा का ही लिमिट आपका वहाँ पे दिया रहेगा, और थीटा की जगह आपका वैल्यू क्या करना है पुट करना होता है। मतलब किसका फंक्शन है, जिसका फंक्शन रहेगा उसी का लिमिट यहाँ पे दिया रहेगा। टाइम का फंक्शन है तो टी की जगह पुट करना है, यदि एक्स का फंक्शन है मतलब डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो एक्स की जगह पुट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको पुट करना होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड हम लोग यहाँ पे देखेंगे एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हम लोग फॉर्मूला जान चुके हैं, उस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करके हमको कैलकुलेट करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन। सो नाउ हेडिंग है यहाँ पे डालता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक है, कैलकुलस मेथड एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसको कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैलकुलेट करो, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखो। सबसे पहले हम एक फार्मूला जानते हैं एक्सेलरेशन का,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या जानते हैं हम लोग, डी वी डिवाइड बाई डी टी जानते हैं हम लोग। तो ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए डी टी इज इक्वल टू डी वी, दिस वन, ये चीज़ आएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको सीधा करके ऐसे लिख देते हैं, डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, दिस वन, इस तरीके से। अब इसको क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। यदि हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट। अब ये भी कंडीशन डाल देना, विथ प्रॉपर लिमिट। इसका लिमिट मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। देखो किस तरीके से हमको डीवी का इंटीग्रेशन करना है मतलब, और इसका भी दोनों साइड इंटीग्रेशन करना है। तो आपको सिंबल जान रहे हो इंटीग्रेशन का कुछ इस टाइप से होता है। तो इस टाइप से सिंबल होता है, यहाँ पे डायरेक्ट डीवी लिख देंगे। और इसका जो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा, दैट वन इज द इनिशियल वेलोसिटी टू द फाइनल वेलोसिटी। इसका लिमिट है, कोई भी ऑब्जेक्ट यदि स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट होता है और फाइनल वेलोसिटी तक जाता है। तो इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द लिमिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे ए डी टी है, तो ये किसका फंक्शन है, टी का फंक्शन है। तो टी का फंक्शन है तो टी के लिए लिमिट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो वो जो लिमिट है वो लिमिट टाइम 0 से स्टार्ट होकर के टी टाइम्स तक के लिए है। तो दिस वन इज द लिमिट, ठीक है। ए अपने से सोच के यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि इस तरीके से स्टार्ट कहीं से भी होगा तो हम जानते हैं कि उसका इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी होगा। और टाइम की यदि बात करें तो स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा, उसके बाद टाइम उसका धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इसका यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, हम जानते हैं डायरेक्ट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या लिखने बोले थे, एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाई लिखने बोले थे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड का जेड। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डी वी है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट वी होगा, ठीक है। और इसका लिमिट क्या है, यू टू वी, दिस वन। एंड यहाँ पे ए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि हम पहले भी लिख दिए थे एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे ए बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है। तो हमारा इंटीग्रेशन किसका होगा, डी टी का। तो वी विल राइट हियर दिस वन डी टी, मतलब इसको फिर से एक बार कॉपी कर दो, यू टू वी, दिस वन, ए एक्सेलरेशन बाहर, इसका डी टी का टी हो जाएगा इंटीग्रेशन ओनली टी, और लिमिट क्या है 0 से टी। तो यहाँ पे 0 से टी पुट करेंगे हम लोग। अब इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हायर लिमिट पुट करना है, तो वी की जगह वी ही पुट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी हो वी, और माइनस, फिर माइनस देना, और उसके जगह फिर क्या पुट होगा, यू। तो ये हमारा मिल गया वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए यहाँ पे है, और इसका लिमिट क्या होगा, हायर लिमिट टी है, टी की जगह टी ही पुट होगा, माइनस फिर 0 पुट होगा, दिस वन। तो ये हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए इंटू टी। इसको अंदर कर दिए तो इतना आ गया हमारा, मतलब वी माइनस यू इज इक्वल्स टू ए टी। अब आपका रिजल्ट आ जाएगा, u को उस साइड कर दो तो पॉजिटिव में जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट हुआ बाय कैलकुलस मेथड। तो बाय कैलकुलस मेथड कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपका कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं हम लोग, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड के लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है सेकंड के लिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, दिस वन फॉर्मूला यू नो ऑलरेडी। अब इसमें क्या करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, वी टी डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स, दिस वन, ये मिला, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इधर लेफ्ट राइट कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल तो दोनों ही है, ठीक है। अब यहाँ पे dx मतलब यहाँ पे चाहो तो x की जगह पे s भी लिख सकते हो। यहाँ पे x जो है s है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो x भी लेके चल सकते हो आप, और s भी आप चाहो तो मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट हम लोग यहाँ पे x लेके चलेंगे। तो अब क्या करते हो, करना है इसमें इंटीग्रेशन कर देना है हम लोग को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जिस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट किया उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट। आपको लिमिट के साथ प्रॉपर लिमिट लगा करके इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले इंटीग्रेशन साइन दे दो, डी एक्स, इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, ये चीज़। अब क्या करना है, हम लोग जानते हैं पहले से भी कि हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। पहले से भी हम लोग ये चीज़ हम लोग को पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आया, और वही इक्वेशन यू प्लस ए टी जो है सो इसके जगह पे पुट करना है आपको, v के जगह पे। तो यहाँ पे यदि मैं उसको पुट कर देता हूँ तो आपका रिजल्ट देखो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन विल बी यू प्लस ए टी, और दिस वन इज द फंक्शन ऑफ व्हाट, डी टी का फंक्शन है, मतलब टाइम का फंक्शन है, इसलिए लिमिट जो यहाँ पे जाएगा वो 0 से t चला जाएगा, 0 से t तक के लिए। और इधर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब दिस वन इज द डी एक्स, इसका लिमिट 0 से x तक, मतलब कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टार्ट होगा उस समय तो स्टार्टिंग में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब कहाँ से 0 से x तक वो मूव करके गया।
एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ इतना हमारा रिजल्ट आ रहा है। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। इसको स्टेप बढ़ाए, इसको अब क्या करो, यू के लिए दोनों के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग है, डी टी को दोनों साइड दोनों के लिए अंदर करो। इसके लिए इस ब्रैकेट को मतलब तोड़ दो। ब्रैकेट को जब हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो देखो 0 to t, ये क्या आएगा u इंटू डी टी, दिस वन प्लस साइन है, प्लस साइन लगाओ। फिर ये 0 से t तक के लिए ए टी है ना, ए टी, और ये क्या होगा डी टी। मतलब इसको क्या किया, हम ब्रैकेट को तोड़ करके ए डी टी को अंदर कर दिए, दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट कर दिए, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना आपके लिए आसान होगा। तो ये डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स ओनली, और इसका लिमिट क्या होगा 0 to x, दिस वन इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे लाइन खींच दो, अच्छा रहेगा, ठीक है, दिस वन। अभी आपका यहाँ पे आएगा यू डी टी, तो यू क्या है, कांस्टेंट है, तो सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर करते हैं और डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा टी ओनली, और इसका लिमिट क्या है 0 से टी, ठीक है, प्लस साइन। फिर आपका ए एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बाहर जाएगा, और आपका ये इसका टी डी टी है, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। तो टी डी टी है, इसका पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो इसका क्या होगा, एक जुड़ेगा तो टी का पावर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा हमारा। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट हम कर देता हूँ टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दिस वन। ये आपका कहाँ से कहाँ तक, 0 से टी तक के लिए, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग इसका लिमिट को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हायर लिमिट को पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा x माइनस 0, दिस वन। पहले हायर इसको पुट किए, फिर 0 को पुट किए, इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे u कांस्टेंट है, चलो कांस्टेंट रहने देते हैं इसको। यहाँ पे t पे इसका सबसे पहले t यहाँ पे पुट होगा, फिर क्या होगा 0 पुट होगा, t माइनस 0, दिस वन। पहले हायर लिमिट देन लोअर लिमिट विथ माइनस साइन ना, बीच में माइनस साइन लेते हैं हम लोग, ये चीज़ पहले से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ये कांस्टेंट है। अब इसका देखो, इसको पुट करेंगे तो एज इट इज़ ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, टी स्क्वायर ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि टी की जगह टी ही पुट हो रहा है, नो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ये आएगा टी स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पे अब 0 जाएगा, तो जीरो पूरा को जिसको 0 कर देगा, तो ये रिजल्ट आया हमारा। अब इसको पूरा कैलकुलेट करो, तो x माइनस 0 क्या आएगा, x के बराबर आएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा u इंटू टी, यू टी के बराबर आएगा, प्लस ये कितना आएगा 1/2 ए टी स्क्वायर, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर, दिस वन। ये आपका आ गया x इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि आप x के जगह s लेते तब आपका इक्वेशन क्या आता है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तब ये इक्वेशन आपका आता। लेकिन हम लोग x लेके चले, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेसमेंट को x भी मान सकते हैं, y भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, और s भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम लोग थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन में देखो क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग। थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन वो देखो, थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी कैन राइट। क्या देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला लेते हैं हम लोग। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a इज इक्वल्स टू डी वी डिवाइड बाई डी टी, दिस वन। अब इसको वी कैन राइट इसलिए लिखें क्योंकि इसको हम एक फॉर्म में लाना चाहते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है, क्योंकि हमारा थर्ड इक्वेशन जो है वो है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में यदि लिखेंगे तो क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड भी कर देते हैं। dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ऐसे करेंगे तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, डी वी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी एक्स डिवाइड बाई डी टी। देखो यही dx, उसको हमें अपना जगह जगह पे लिख दिए इसको, मतलब एक फॉर्म में लिख दिए इसको। तो इससे क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा, वो देखो यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स है और यहाँ पे क्या है डी एक्स बाई डी टी। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, वो देखो डी एक्स बाई डी टी क्या देगा हमको, वेलोसिटी। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी, सो वी कैन राइट हियर दिस वन डी वी बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, वेलोसिटी, क्योंकि डी एक्स बाई डी टी क्या मिलता है हमको, देता है वेलोसिटी, और इधर क्या है एक्सेलरेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब इसको हम लोग करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा, देखो डी एक्स यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं वी डी वी, दिस वन, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। अब चाहो तो इसको एक वेलोसिटी को यदि लेफ्ट साइड रखना चाहते हो तो इसको अरेंज कर देते हैं इस तरीके से, वी डी वी इज इक्वल्स टू ए डी एक्स, इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब क्या करना है, इसको फिर से हम लोग को इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर वही लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू विथ प्रॉपर लिमिट। आपको क्या करना है, विथ प्रॉपर लिमिट के साथ, है ना, विथ प्रॉपर लिमिट। तो लिमिट क्या लगाएंगे वो देख लो, वी डी वी ना, तो वी डी वी का आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे वी
दिस वन डी वी, इसका लिमिट हो जाएगा वही इनिशियल टू फाइनल, मतलब u टू v, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक के लिए इसका लिमिट होगा, इज इक्वल्स टू ये क्या है a इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन डिस्प्लेसमेंट है मतलब जीरो से कहाँ तक जाएगा, x तक जाएगा, ठीक है, इनिशियल मतलब जीरो से x डिस्प्लेसमेंट तक, तो ये लिमिट हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं आगे, तो आगे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे v डी वी है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा, इसका इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 2, बिकॉज v के पावर कितना है, v के ऊपर पावर 1 है, तो इसका पावर एक जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, 2/2 जो पावर है वही फिर नीचे डिवाइड, तो ये तरीका v स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया हमारा क्या चीज़, इंटीग्रेशन, फिर इसका लिमिट क्या है u से v तक, ये चीज़ हो गया, इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसको बाहर रखते हैं, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dx का, तो dx का इंटीग्रेशन क्या मिलता है हमको, ओनली x मिलता है, तो x लिख दिए, और ये जीरो से कहाँ तक है, x तक है इसका लिमिट। अब पुट करो लिमिट को पुट करते हैं तो v की जगह v पुट होगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा v स्क्वायर बाई 2, अब इसको इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे v की जगह, तो यहाँ पे क्या मिलेगा u स्क्वायर बाई 2, दिस वन, इतना माइनस साइन देखो बीच में माइनस साइन है, पहले हायर लिमिट पुट किए तो इतना आया, फिर लोअर लिमिट पुट किए तो इतना आया, इज इक्वल्स टू इसमें a हायर लिमिट x ही है तो x पुट किए, फिर लोअर लिमिट माइनस के साथ फिर जीरो, ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसको, तो ये आ गया v स्क्वायर बाई 2, मतलब 1/2, मतलब 2 यहाँ पे नीचे, यदि हम इसका दोनों को इसका एलसीएम ले लें तो 2 ही आएगा, मतलब ऊपर क्या आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दिस वन इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, इसको ax मिलेगा, दिस वन, मतलब आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, मतलब ये चीज़ आ गया आपका, तो यही चीज़ तो निकालना था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या तो x यहाँ पे x की जगह s भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम, तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यदि x की जगह s लिखोगे तो आप कुछ इसको लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, दिस वन, तो ये कैलकुलस मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, तो ये है कैलकुलस मेथड, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, कुछ इस तरीके से हम लोग करते हैं, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। अब यदि हम ग्राफिकल मेथड से भी बात करें तो मैं उसको भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाय ग्राफिकल मेथड, तो एक्चुअली इसको 9th क्लास में आप लोग रीड किए थे, फिर भी मैं यहाँ पे ग्राफिकली इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, ग्राफिकली इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना, इक्वेशंस ऑफ मोशन ग्राफिकली, यदि ग्राफिकली बात करें तो सबसे पहले ग्राफ को समझना पड़ेगा, तो हम लोग ग्राफ जानते हैं ऑलरेडी, या तो फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लूँ, यूनिफॉर्म मोशन के लिए यदि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, xt ग्राफ की बात करें, तो ये यूनिफॉर्मिटी को बताता है। यदि मैं इंक्रीजिंग का बात करूँ तो इंक्रीजिंग के लिए हमको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलता है, ये xt ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, यदि डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो डिक्रीजिंग का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, इधर क्या है टाइम, इधर क्या है डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन, यदि मैं रेस्ट की बात करूँ तो रेस्ट के लिए कुछ इस टाइप से होता है, मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम, मतलब टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसका मतलब रेस्ट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट यूनिफॉर्म, दिस वन ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग, दिस वन डिक्रीजिंग, दिस वन रेस्ट, ठीक है। ये चीज़ कंडीशन टोटल 4 यहाँ पे ग्राफ हम लोग देख लिए, कुछ इस टाइप से ग्राफ होता है, ठीक है। यदि वेरिएबल की बात करें तो ये भी तो वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, मतलब कुछ मिला के वेरिएबल, मतलब कुछ किसी भी तरीके से आप ले सकते हो वेरिएबल के लिए, नो प्रॉब्लम। तो दिस वन इज द एक्स, दिस वन इज द, मतलब यहाँ पे एक्स बाई टी का मतलब क्या है, एक कौन सा क्या चीज़ यहाँ पे देगा, मतलब स्पीड देगा हमको, तो एक्स बाई टी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड, मतलब ये ग्राफ जो है वो किसके लिए है, स्पीड के लिए या फिर वेलोसिटी के लिए है, तो दिस वन ग्राफ इज फॉर वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी और स्पीड, ये वेलोसिटी के लिए है या फिर स्पीड के लिए ग्राफ है हमारा, ये चीज़। तो सबसे पहले ये क्या है, यूनिफॉर्म के लिए है, ये इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, रेस्ट और वेरिएबल। अब नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, तो एक्सेलरेशन टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, वीटी ग्राफ, ये तो क्या है एक्सटी ग्राफ, एक्सटी मतलब ये हो गया तुम्हारा स्पीड और वेलोसिटी के लिए। अब नेक्स्ट हम यदि बात करें वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, तो उसके लिए ग्राफ में कुछ नहीं चेंजेस करना, आपको ग्राफ एज इट इज़ होगा, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या आपको ले लेना है वी, जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह पे क्या लेना है वी, है ना, और टाइम के साथ ये होगा, तो ग्राफ एज इट इज रहेगा, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, मतलब दिस वन विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, दिस वन इज द इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दिस वन इज द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, दिस इज द रेस्ट एक्सेलरेशन, और दिस वन इज द वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से आपको एक्सेलरेशन का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। मतलब वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ दोनों ग्राफ दोनों का सेम होता है, बट सिर्फ यहाँ पे सिंबल चेंज कर देना है, रिप्रेजेंटेशन आपका सेम ही होता है ग्राफ का, चाहे वो एक्सेलरेशन हो या फिर स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, ठीक है। तो यूनिफॉर्मिटी के लिए वो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, सेकंड इंक्रीजिंग, थर्ड डिक्रीजिंग, नेक्स्ट वन
रेस्ट एंड फिर वेरिएबल। तो ये चीज़ है। तो ये वी टी के लिए भी हम लोग समझ गए। और अब एक थोड़ा सा चीज़ और इसमें यदि मैं बात कर दूँ यहाँ पे, तो वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और बात करूँ कि वी टी ग्राफ जो है, मान लो कोई ये वी टी ग्राफ है, तो इसमें एक एरिया बनाएगा, ये एरिया देखो, दिस वन एरिया। तो ये एरिया क्या देता है, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वी टी ग्राफ में जो एरिया बनता है हमारा, कोई भी मतलब यूनिफॉर्म कुछ तो मूव करेगा ना, तो उसका एक एरिया बनेगा। तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस, क्या देता है हमको। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। किस तरीके से, वो देखो। तो एरिया है ना, तो एरिया इस ट्रायंगल का यदि मैं यहाँ पे फाइंड करूँ, तो इस ट्रायंगल का आपको क्या चीज़ मिल रहा है, हाइट है इधर, और ये क्या है, बेस है। तो बेस में क्या है, टाइम है, और ये क्या है, वेलोसिटी है। या तो ये वेलोसिटी टाइम की ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं। तो ग्राफ देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ, यूनिफॉर्मिटी के लिए है। तो ये रहा हमारा, यहाँ से हम ड्रॉ कर दें कुछ इस टाइप से, तो ये एरिया बनेगा हमारा इसके लिए। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, और इस साइड वेलोसिटी है, इस साइड क्या है, टाइम है। मतलब ये भी 100% वेलोसिटी होगा। मतलब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया बनता है वहाँ पे, दैट वन एरिया क्या देता है हमको। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो क्या देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दिस वन बेस इंटू हाइट देगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 को कांस्टेंट है, चलो छोड़ो उसको। बेस में क्या है, टाइम है, और इधर हाइट में क्या है, वेलोसिटी है। मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम क्या देगा, हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस वन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। मतलब यहाँ पे क्या देगा हमको, v इंटू टी यहाँ पे दिख रहा है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट देगा। मतलब वी टी ग्राफ में जो एरिया बनता है, दैट वन एरिया गिव्स अस द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है वी टी ग्राफ में जो एरिया बनता है। अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं। इसमें देखो ग्राफ एक्चुअली कुछ इस टाइप से बनता है। इस इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए जो ग्राफ बनता है कुछ इस टाइप से बनता है। देखो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें जो यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन जो यहाँ पे होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, मतलब हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखो यहाँ पे स्टार्टिंग है रेफरेंस पॉइंट, दिस वन इज द रेफरेंस पॉइंट। और मैं बात करूँ कि रेफरेंस पॉइंट पे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। बट हमको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ लेना है, इसलिए हमको कुछ ऊपर से ही हमको इंडिकेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा। तो यहाँ से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है इसका, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ इस टाइप से। मतलब दिस साइड इज द टाइम पीरियड एंड दिस साइड इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम पीरियड क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन देगा। तो यहाँ से ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पे। तो दिस वन टेंजेंट, ये टेंजेंट इसको बुलाया था, दिस वन टेंजेंट गिव्स अस द एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन दे रहा है हमको। तो यदि इसको हम डॉटेड लाइन से इस तरीके से मिला दें, तो ये देखो इस तरीके से, और ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, दिस वन हायर पॉइंट एंड दिस वन इज द लोअर पॉइंट। तो यहाँ से हम यदि इसको ड्रॉ करें कुछ इस टाइप से होगा, ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से इस जगह तक, मतलब इनिशियल, जब भी हम लोग को फाइंड करना है कोई भी चीज़, इनिशियल वेलोसिटी हो या फिर फाइनल वेलोसिटी हो, हमेशा हम लोग रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से देखते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट तक हमारा जो वेलोसिटी है, दैट वन वेलोसिटी इज द इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, यू से इंडिकेट करेंगे। और फिर रेफरेंस पॉइंट से हायर पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ तक, ये वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है, दैट वन वेलोसिटी इज द फाइनल वेलोसिटी, इट विल इंडिकेटेड बाय v, इतना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंबल से यदि इंडिकेट करूं तो इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको c मान लेते हैं और इसको d मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मान लेंगे। तो यहाँ से ये जो हो गया हमारा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। ठीक है, और ये पूरा क्या वेलोसिटी है। तो हमको यदि bc निकालना हो यहाँ पे, b to c, यहाँ से यहाँ तक, तो bc हमको क्या मिलेगा, bc मिलेगा ये पूरा v है, उसमें क्या ये देखो, दिस वन अपोजिट फेसेस विल बी इक्वल, मतलब ये भी क्या होगा, u होगा। यदि इधर कर रहा है लेफ्ट का u है तो 100% ये भी u होगा। मतलब पूरा v में यदि u माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, v माइनस यू, दिस वन, ये इतना हाइट क्या मिलेगा, v माइनस यू। मतलब bc हमको क्या मिल रहा है, v माइनस यू मिल रहा है। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये हमारा पूरा ग्राफ है, दिस वन ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन के लिए फॉर एट कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यदि मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहले देखो ये टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब टेन थीटा होता है। यदि मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे a इज इक्वल्स टू मैं लिखूँ टेन थीटा, मतलब यहाँ पे मान लो कि थीटा एंगल है तो उसके अकॉर्डिंग टेन थीटा होगा, और टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस।
परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह परपेंडिकुलर कौन सा है, बी सी है, तो यहाँ लिखेंगे बी सी, डिवाइड बाय बेस कौन सा है, बेस है ए सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी। तो बी सी के जगह पे क्या है मेरा v माइनस यू, तो इसके जगह लिख देंगे v माइनस यू, और ए सी की जगह क्या है मेरा ये t है, तो 100% ये भी क्या होगा, t होगा, ऑपोजिट एंगल, ये तो रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल का ऑपोजिट फेसेस क्या होता है, इक्वल होता है, तो ये t है तो ये भी क्या होगा, t होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, टी होगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, मतलब यहाँ से हम यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, वी माइनस यू, मतलब वी कैन राइट हियर दिस वन वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ, इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीटेड। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस ग्राफ में क्या बना रहा है, ये ट्रेपेजियम बना रहा है, तो इसका पूरा एरिया यदि हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो सेकंड इक्वेशन हमारा क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू मतलब एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो सेकंड इक्वेशन हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो सेकंड इक्वेशन यदि डिस्प्लेसमेंट आपको दे रहा है तो 100% यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए पूरा एरिया को कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। यदि इस ग्राफ का पूरा एरिया को आप कैलकुलेट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, इसमें ये वाला टी जो है हाइट है और ये मेरा पैरेलल डिस्टेंस है, दिस वन पैरेलल है ना, पैरेलल डिस्टेंस। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, हमको ट्रेपेजियम का ही एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया ही हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट होता है, दिस वन, ये फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स मान लो या तो एस मान लो, आप पर डिपेंड करता है क्या मानते हो आप, इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आप देख सकते हो कि क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड्स में, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में मेरा है ये पूरा, देखो ये पूरा पैरेलल साइड आएगा ये वाला, और ये छोटा सा पैरेलल साइड में दिख रहा है, मतलब ये पूरा v है और इधर क्या है u है, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आ जाएगा v प्लस u, दिस वन सम ऑफ पैरेलल साइड्स। और हाइट में क्या है मेरा, अब जब ये पैरेलल साइड से तो 100% इधर वाला हाइट होगा हमारा, तो दिस वन हाइट इज द टाइम, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, टाइम। तो हमारा क्या आएगा, देखो 1/2 ये हो जाएगा हमारा v प्लस यू, दिस वन। तो अब क्या करो, हम जानते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मेरा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह पे उसको पुट कर देंगे। तो v की जगह पे यदि आप यहाँ पे पुट करते हो तो क्या मिलता है, u प्लस ए टी हमारा ये है v के जगह पे, और प्लस क्या है u, चलो यहाँ पे u लिख देते हैं, उसके बाद इंटू क्या है t, इतना। अब इसको कैलकुलेट करते हैं आगे, हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 और u प्लस यू कितना मिलेगा 2u प्लस ए टी, और यहाँ पे क्या है t है। अब इसको और आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा 2u डिवाइड बाय 2, और ये t को अंदर कर देंगे तो यहाँ पे अंदर आ जाएगा t, दिस वन, प्लस ये 1/2, फिर इसके अंदर इस साइड से 1/2 जा रहा है, इधर से t आ रहा है अंदर, तो ये हो जाएगा 80 इंटू टी, दिस वन, मतलब कितना आ जाएगा 2 गोइंग टू कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया यू टी प्लस 1/2 ए और टी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये चीज़ हमको यहाँ से रिजल्ट मिल गया, ठीक है। या तो आप यदि x की जगह s लेते हो तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आपको मिल जाएगा, जहाँ पे x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या टाइम है, और ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो ये हमको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाता है यहाँ से, ठीक है। उसी तरीके से यदि आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेट करना है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में यही फॉर्मूला को फिर से अप्लाई करना है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहीं पर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो देखो, आप क्या करो, इसी फॉर्मूला को लिख लो, दिस वन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पुट करने के बाद ये फॉर्मूला हमारा आया है यहाँ पे, तो इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, x इज इक्वल्स टू 1/2 आपका क्या है यहाँ पे v प्लस यू, और यहाँ पे इंटू टाइम। अब टाइम का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। टाइम का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, इसी फॉर्मूला से, इसी इक्वेशन से, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, मतलब यहाँ से भी तो ले सकते हैं इसको, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, मतलब यदि यहाँ पे t हम कैलकुलेट करना है तो क्या मिलेगा, v माइनस यू डिवाइड बाई ए, टाइम का ये वैल्यू आ गया आपको। तो इस t का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो देखो सब्स्टिट्यूट करते हैं t का वैल्यू, तो देखो रिजल्ट क्या आता है। तो t का वैल्यू यहाँ पे यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 दिस वन v प्लस यू, और टाइम का क्या है v माइनस यू डिवाइड बाय a, दिस वन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो ये रिजल्ट देगा 1/2, अब देखो ऊपर में क्या है v प्लस यू, और इधर क्या है v माइनस यू डिवाइड बाई क्या है a। तो हमको क्या मिला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस वन। इस फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज़, ऊपर में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे क्या है 2 इंटू ए, 2a के बराबर आएगा और इधर क्या है x। तो ये आ गया हमारा 2ax इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही तो हमको कैलकुलेट करना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax या तो 2as, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकली भी देख लिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूव कर लिए हम लोग, और इक्वेशंस ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से भी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, जहाँ पे आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला है जिसको हमेशा रिमेंबर रखना है। सो दिस इज द टुडे lecture. So this is the all about of the today lecture. So thank you for watching.